आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा लेक्चर नंबर 27 और हमारा नया टॉपिक है द शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी तमाम टॉपिक्स के साथ ये एक किस्म का हमारा आखिरी टॉपिक है जो कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स में सीखना है। ठीक है, हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखना कहाँ से स्टार्ट किया था? हम लोगों ने ये देखा था कि मैक्रो लेवल के ऊपर ग्रोथ रेट को देखना और आपके ग्रोथ डोमेस्टिक रेट को देखना, यानी कि आपके जीडीपी को देखना नहायत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो हमारी तीन मेजर प्रॉब्लम्स है जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट, जिनमें आपके इन्फ्लेशन और आपका ग्रोथ, ये तीनों की तीनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने ग्रोथ एंड जीडीपी को देखा, फिर हम लोगों ने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को एडीपी वो उसके साथ देखा, एग्रीगेट डिमांड एडी एंड एएस मॉडल्स के साथ। आज हम लोगों ने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली सिर्फ इन दो इंडिकेटर्स की बात करनी है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ ये दो स्टैटिस्टिक्स हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द इकोनॉमी एज अ होल या फिर एट मैक्रो लेवल। तो बेटे सबसे पहले इसका स्टार्ट लेते हैं इसके कंटेंट से। कंटेंट में हमने सबसे पहले फिलिप्स कर्व पढ़ना है। ये फिलिप्स कर्व क्या है, इसके अंदर शिफ्ट्स कैसे होती हैं और ये इसमें एक्सपेक्टेशन, सप्लाई शॉक्स है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, और रिड्यूसिंग अगर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना हो तो उसके लिए हमें कौन सा लाया अमल इख्तियार करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने फिलिप्स कर्व का इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक कवर करना है। बाकी दो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग अपने लेक्चर नंबर 28 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फिलिप्स कर्व। ये एक कर्व का नाम है। जैसे आपका एक डिमांड का कर्व होता है, एक सप्लाई का कर्व होता है, एक आपका शॉर्ट रन सप्लाई का कर्व है, एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। होते कर्व सारे एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी डेफिनेशंस की वजह से, अपने नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशनशिप की वजह से वो पॉजिटिव या नेगेटिव या डाउनवर्ड या अपवर्ड स्लोप की शक्ल के होते हैं। अब फिलिप्स कर्व क्या होता है? सबसे पहले तो इस फिलिप्स कर्व की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि सबसे ज्यादा देखे जाने, सबसे ज्यादा वर्ल्ड ओवर वेरिएबल्स जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को डिटरमिन करते हैं वो इन्फ्लेशन का वेरिएबल और एक है अनएम्प्लॉयमेंट का वेरिएबल। ये जो आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं ये हमेशा से देख रहे होते हैं कि ये देखिए इस साइकिल के ऊपर आपकी कितना अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कंट्री में चल रहा है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है या अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम हो रहा है, ऐसा ऐसा अनएम्प्लॉयड लोग कम होते जा रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं, या आप लोग का इन्फ्लेशन रेट यानी कि बढ़ती हुई कीमतों का क्या इस टाइम सिनेरियो चल रहा है। ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स, ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं बड़े बड़े, ये कहाँ से देखते हैं? ये बेसिकली देखते हैं ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स से। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स हर कंट्री का क्या करता है, हर मंथ में इन दो इंडिकेटर्स के ऊपर डेटा इकट्ठा करता है और उसको रिलीज करता है ताकि पॉलिसी मेकर्स उसको देखकर कोई पर्टिकुलर पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है, जैसे कमेंटेटर्स एडेड टुगेदर द इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू प्रोड्यूस अ मेजर इंडेक्स टू मेजर द इकोनॉमिक हेल्थ। अब पॉलिसी मेकर्स क्या करते हैं, ये दो इंडिकेटर्स जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको इकट्ठा करके ऐड करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों से जो हमें स्टैटिस्टिक्स मिलेगी उसको ऐड कर देते हैं मिजरी इंडेक्स के अंदर कि ये इस टाइम मिजरी निकला है एक अनस्टेबल सिचुएशन से, यानी कि आपकी कंट्री में जब सिचुएशन स्टेबिलिटी की तरफ ना जाए, एक मिजरी की तरफ जाए, तो उससे एक मिजरी इंडेक्स निकलता है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन भी हमारे लिए मिजरी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे लिए एक कोफ्त है, यानी कि मिजरी है। तो इन दोनों को मिला के जो एक पर्टिकुलर अमाउंट बनती है उससे एक इंडेक्स तैयार होता है और उससे से पता लगता है कि इकोनॉमी आपकी इस टाइम अबव द जीडीपी, यानी कि जीडीपी आपका अबव जा रहा है या बिलो, आप लोगों की इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता अंडर डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। तो बेसिकली आपको याद होगा कि हम लोगों ने 10 प्रिंसिपल पढ़े थे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट, ऐसा ही था क्या? ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले देखा था हाउ पीपल मेक डिसीजंस, फिर हमने पढ़ा हाउ पीपल इंटरेक्ट, देन हमने पढ़ा हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स। मैंने आप लोग से कहा था, अगर आप लोग को याद हो, कि जो फर्स्ट टू कैटेगरीज हैं ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती है, जबकि जो थर्ड कैटेगरी है वो हम लोग सारी की सारी देखेंगे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो पहली कैटेगरी में जिस किस्म के हमने रूल्स देखे थे कि लोगों को ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है, लोग मार्जिन पे रख के सोचते हैं, इंसेंटिव को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी में हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, फिर हमने गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बारे में पढ़ा, जबकि थर्ड पे हम लोगों ने कुछ तीन रूल्स ये पढ़े थे, तीन प्रिंसिपल्स ये थे, जिनमें से मैंने दो मेंशन किए हुए हैं और तीसरा भी मेंशन करती हूँ। कि कंट्री के अगर लिविंग स्टैंडर्ड को आपने चेक करना है तो आपको उसकी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज देखनी पड़ेगी। इसका मतलब है जीडीपी को वॉच आउट करना पड़ेगा। सेकंड आपका जो असूल था, वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल्स, ताकि प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। बेसिकली ये बात हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसको होल्ड करता है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अगर ज्यादा मनी प्रिंट करेगा तो आपका इन्फ्लेशन भी शूट अप कर जाएगा। तो इसी के साथ जो आखिरी प्रिंसिपल था इस थर्ड कैटेगरी के अंदर वो था सोसाइटीज फेस
ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो टॉपिक है जो आज का हमारा टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक इसी तीसरे ये जो हमारे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स है इन्हीं के अबाउट है कि सोसाइटी को शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है किसके दरमियान में, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के। याद रहे शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ, नॉट लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ। पर्टिकुलरली इसके साथ इन ट्रेड ऑफ यानी कि या तो इन्फ्लेशन चुन ले या तो अनएम्प्लॉयमेंट चुन ले, इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन को चुनना है और एक शॉर्ट रन के तौर पे यानी कि बहुत फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आगे बात करते हैं, एक दफा दोबारा से इसका इंट्रोडक्शन देती चलूं कि इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को क्यों नहीं लिया जाता। शॉर्ट रन ही क्यों, मैंने कहा कि शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान एक ट्रेड ऑफ चलती है, लॉन्ग रन में क्यों नहीं चलती? बिकॉज लॉन्ग रन में ये दोनों के दोनों अनरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते। शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कभी कभी बैलेंस्ड हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन की वजह से कभी कभी बैलेंस्ड हो जाती है। यानी कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम है तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ जाए। तो ये आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन दे आर नॉट रिलेटेड। इनकी कुछ वजूहात भी हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं रिलेट करता, इन्फ्लेशन क्यों नहीं रिलेट करता। याद रहे इन्फ्लेशन जो है वो हमारा मनी मार्केट से बिलोंग करता है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी लेबर मार्केट है। इन्फ्लेशन में कीमतों का डिस्कस हो रहा है ना, कीमतें डिस्कस हो रही हैं, वो सारी मॉनेटरी सिचुएशंस है। अनएम्प्लॉयमेंट जबकि एक इंसान के बारे में, एक लेबर के बारे में, एक स्किल्ड पर्सन या अनस्किल्ड पर्सन के बारे में, तो वो बेसिकली लेबर मार्केट को एसोसिएट करेगा। तो लेबर मार्केट में किन वजूहात की वजह से अनरिलेटेड है, यहाँ पे मिनिमम वेज लॉज की वजह से होता है। या अगर आप लोग को याद हो तो हमने मिनिमम वेज लॉ पढ़ा था जिसके अंदर एक लिमिट बाय लॉ बाय फोर्स आप लोग के ऊपर लगा दी जाती है कि इससे कम पे आप लोग एक मजदूर को हायर नहीं करेंगे। दूसरा है मार्केट यूनियन, मार्केट पावर ऑफ यूनियन। मार्केट पावर ऑफ यूनियन के लोग यूनियन बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी लेबर मार्केट्स में जब यूनियन बन जाती है तो अपनी विशेष को मनवाते हैं, अपने मुतालबात को मनवाते हैं। थर्ड था कि द रोल ऑफ एफिशिएंसी वेजेस, यानी कि जितनी एफिशिएंट वेजेस होंगी उतनी प्रोडक्टिविटी होगी। ये सारी चीजें कहाँ रिलेट करती हैं, आपके लॉन्ग रन में। जबकि इन्फ्लेशन की साइड पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ इन मनी सप्लाई को देखा जाता है मनी मार्केट में, कि हमें कितनी मनी प्रिंट करनी चाहिए, कितनी मनी प्रिंट नहीं करनी चाहिए, ये चीजें देख ली जाती हैं। फिर देखा जाता है कि सेंट्रल बैंक के पास क्या क्या कंट्रोल हैं बीइंग एन इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन को जब मनी मार्केट के तौर पर कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक के पास क्या क्या कंट्रोल्स हैं जिनको वो रेगुलेट करके आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज है जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेम्ड इज फिलिप्स कर्व। अब देखिए मैंने अब आप लोगों को लॉन्ग रन की बात की थी, अभी हम लोग शॉर्ट रन के बारे में बात की। उससे पहले एक छोटी सी स्टेटमेंट है कि देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा लेकिन ऐसा ही है, फिलिप्स कर्व हमें ऐसी ही सिचुएशन बताता है। अब जो हम लोग इस टाइम में पीटीआई के दौर से गुजर रहे हैं ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेसिकली वो यही फिलिप्स कर्व को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में नहीं पता, या फिर हो सकता है उनके पास कोई और स्ट्रेटेजी हो जो कि अपने वो फिलिप्स कर्व को जब लॉन्ग रन में लेके आएंगे तो हो सकता है वो हमारे लिए कोई और पॉसिबिलिटीज या पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके सामने लेके आए। तो एट द करंट स्टेज हमारे पाकिस्तान में भी ये फिलिप्स कर्व की सिचुएशन चल रही है। हमारा इन्फ्लेशन शूट अप कर गया है जस्ट बिकॉज कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं। इससे क्या मुराद है, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप इसको क्यों कहा गया है? बेटे ये गौर से सुनिएगा, नेगेटिव से मुराद है एक चीज बढ़ जाती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है। इसीलिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव कह दिया गया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को कम होना पड़ेगा। ये है नेगेटिव कोरिलेशन। इसी नेगेटिव कोरिलेशन को नाम दे दिया गया फिलिप्स कर्व का। अब जरा आगे मैं डिटेल में बात कर लेती हूँ। आपसे कहा कि इन शॉर्ट रन सोसाइटीज फेस ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा 10 प्रिंसिपल में से आखिरी प्रिंसिपल था। फिलिप्स कर्व की अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करूँ तो ये एक ऐसा कर्व है व्हिच शोज दैट शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि वाई एक्सिस पे हम इन्फ्लेशन रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अपने एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फॉर्मुलेट कर देते हैं। और ये कुछ इस तरीके से नेगेटिव इसका रिलेशनशिप है। आप लोग को अभी समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रही हूँ, मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ, सिर्फ एक पिक्चर क्लियर कर रही हूँ कि फिलिप्स कर्व यूजुअली सी की फॉर्म का होता है, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोप नहीं होती, नेगेटिव जरूर होता है लेकिन सी की फॉर्म में होता है। अगली बात जो इसमें देखी जानी चाहिए वो ये कि ओरिजिन, फिलिप्स कर्व बना कहाँ से था, इंट्रोड्यूस किसने करवाया था।
तो बेटे सबसे पहले मैं बात करूं सबसे पहले इकोनॉमिस्ट की 1958 में, जिनका नाम A.W. फिलिप्स था, जिन्होंने अपने नाम से इस फिलिप्स थ्योरी का काम किया। 1958 में उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है या मनी वेजेस जो चेंज होती है यूनाइटेड किंगडम में, बेसिकली एक सिचुएशन ऑब्जर्व की गई थी 1861 से लेके 1957 तक। उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए फिलिप्स साहब ने क्या किया कि अनएम्प्लॉयमेंट और मनी, ये जो आपकी मनी वेजेस जो बढ़ रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, उसको आपस में एक नेगेटिव रिलेशनशिप बता दिया कि उसका आपस में एक रिलेशनशिप है। वहां से फिलिप्स का आगाज हुआ था। फर्दर इसी डेफिनेशन को रिफाइन किया था 1960 में पॉल सैमुअलसन ने एंड रॉबर्ट सोलो ने। तो इनकी डेफिनेशन में आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को कोट कर चुकी हूँ कि 1958 में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। 1960 में पॉल सैमुअलसन और रॉबर्ट सोलो ने एक इसको फाइनल शक्ल दे दी कि ये एक जो बात हमें फिलिप्स ने बताई थी वो बेसिकली ये थी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ में शो किए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट लेना हम लोग है। प्रीवियसली हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है। आज हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को फिलिप्स कर्व के टॉपिक के साथ एसोसिएट करना है, ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए जो हमारा एग्रीगेट और एग्रीगेट डिमांड मॉडल हमें जो आउटपुट देता है, सेम हमें रिजल्ट्स फिलिप्स कर्व भी दिखाता है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम के सेम इनके रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो बेटे इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए द फिलिप्स कर्व शोज द शॉर्ट टर्म कॉम्बिनेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दैट अराइजेस। अब यहाँ पे बात ये की गई है कि फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन बता दी कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान में एक शॉर्ट टर्म कॉम्बिनेशन को शो करता है। अब वो कॉम्बिनेशन बनते कहाँ से, उनकी वजूहात क्या बनती हैं? उनकी वजूहात बनती हैं जो शिफ्ट हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व में आती है। सबसे पहले फिलिप्स कर्व तो नहीं बन सकता ना, सबसे पहले आएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व कि कितना मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, कितना मार्केट में डिमांड है, कितना लगाया जाए और उसकी वजह से इन्फ्लेशन को किस रेट के ऊपर खड़ा किया जाए। तो सबसे पहले जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के मॉडल में यानी कि उनकी मार्केट में जो शिफ्ट्स आती हैं, उनका रिजल्ट है ये आपका फिलिप्स कर्व। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ एक डायग्राम, तो सबसे पहले ये देखेंगे आप लोग प्रीवियस डायग्राम को मैं रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे हम लोग वाई एक्सेस के ऊपर जो अपने ओवरऑल प्राइसेस को प्लॉट करते हैं, जबकि एक्स एक्सेस के ऊपर हम लोग अपनी आउटपुट को प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। ये याद रहे मैंने इसके साथ एस क्यू लगाया है, दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, क्योंकि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई मॉडल हमेशा वर्टिकल पोजीशन में होता है, जबकि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई मॉडल पॉजिटिव स्लॉप होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग्रीगेट डिमांड के साथ एक लो का लफज लगाया, ये मैंने क्यों लगाया मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए हमारा पहला इक्विलिब्रियम हो गया, इस पॉइंट के ऊपर हमारी पर्टिकुलर प्राइस लेवल के ऊपर पर्टिकुलर आउटपुट हो रही थी। अब बात आके अचानक से शिफ्ट की कि जैसे ही एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज करेगी और आउटपुट की वजह से हायर प्राइस लेवल होगा। ये मैं क्या बोल रही, कुछ समझ नहीं आया ना, मैं दोबारा उसने कहा है कि आपकी जब जब एक चीज है, ठीक है, सर्विस के शूज है, मैं बात कर लेती हूँ, सर्विस के शूज की एकदम से डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। अब डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, याद रहे सर्विस के शूज की डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो अबव शिफ्ट कर गया, यानी कि राइट की तरफ को शिफ्ट कर गया। ये तो सबको पता है ना कि जब चीज किसी चीज में इंक्रीज आता है तो आपका जो कर्व है वो राइट साइड को शिफ्ट कर जाता है। ये मैंने अभी कर्व अपना राइट साइड को शिफ्ट कर लिया क्योंकि डिमांड बढ़ी है। अब इस डिमांड बढ़ने की वजह से असरात क्या मुरतब हुए वो आप जरा ये देखिए, किस किस्म के इफेक्ट्स आए हैं। सबसे पहला इफेक्ट यह है कि आपकी आउटपुट बढ़ गई है। आउटपुट आपकी कैसे बढ़ी है, यहाँ सर्विस वालों ने देखा कि हमारे जूतों की मांग तो बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जूते प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। इट मीन्स कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने ने सर्विस की शूज की आउटपुट बढ़ा दी। जैसे ही आउटपुट बढ़ी, सर्विस शूज को एक और चीज चमचमाती हुई नजर आई। वो क्या नजर आई, उसने कहा कि हम आउटपुट तो अपनी बढ़ा ही रहे हैं इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी कि कहाँ हमारी 30 शूज की डिमांड थी, हमारी 50 जूतों की डिमांड है। तो जब हम लोग जब 50 जूते प्रोड्यूस कर ही रहे हैं और वो जूते हमें पता है कि बिकेंगे ही बिकेंगे क्योंकि वो इन डिमांड है, वो इन ट्रेंड है, तो क्यों ना हम उन जूतों की प्राइस बढ़ा दें। सप्लायर ने फायदा उठाया लोगों की डिमांड से और उठा के प्राइसेस को बढ़ा दिया। तो बेसिकली डिमांड बढ़ने से हमें क्या पता लगा कि जैसी मार्केट में आपकी इकोनॉमी की मार्केट में आपके सप्लाई और डिमांड के मॉडल में आपकी डिमांड हाई होती है, तो
उसकी वजह से आपकी ये देखिए अब जो नेक्स्ट लेवल हमें मिला है इक्विलिब्रियम का, प्राइसेस भी हमारी अप हो गई और हमारी आउटपुट भी अप हो गई। अब जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी, ये पता लग गया कि जैसे ही लोगों की डिमांड किसी चीज को देखे रुझान आया, एक ट्रेंड आया, सप्लायर्स ने क्या किया, उसी ट्रेंड का फायदा उठाते हुए अपनी आउटपुट भी बढ़ा दी और बढ़ने वाली आउटपुट की प्राइसेस को इजाफा कर दिया। इट मीन्स कि हमें पता लगा कि जब हाई डिमांड होगी तो उसकी वजह से आपकी प्राइस भी बढ़ सकती है और आपकी आउटपुट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसकी वजह से अब एक तीसरी चीज हमारे सामने आएगी कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज डिमांड रिजल्ट इन लोअर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक सिंपल सी आप लोग को यहाँ पे मैं बात बताती हूँ कि इस लाइन का तर्जुमा क्या है। जब आपकी फैक्ट्री थी, बिल फर्ज आप एक पेपर कंपनी में काम करते हो, ठीक है, उस पेपर फैक्ट्री की एकदम में शूज सर्विस शूज की बात करें, अब वो जो 50 जोड़े जूतों के बना रहा था, हो सकता है वो हैंडमेड हो, ठीक है, वो मैन मेड हो, इंसान बना रहा हो, हैंडमेड, उसके वो इंसान के बनाने वाला मशीनरी से ना बन रहे हो। अब पहले वो 30 जूते बना रहा था तो 30 आदमी बना रहे थे। अब जैसे ही वो 50 जूते बने, यानी कि लोगों की डिमांड की वजह से उसे आउटपुट अपनी ज्यादा करनी पड़ी, डिमांड को पूरा करने के लिए उसने और लोग हायर कर लिए। इट मीन्स कि आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, सर्विस शूज की आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से उन लोगों को वहां सर्विस शूज की प्रोडक्शन कंपनी में जॉब्स मिल गई। दोबारा से एक दफा रिपीट करती हूँ, इस लाइन का तर्जुमा क्या है, फ्लिप्स कब कैसे है कि जैसे ही आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जो आप लोग का मॉडल है, वहां पे आप लोगों की डिमांड बढ़ी, डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर्स ने अपनी सप्लाई बढ़ाई, यानी कि आउटपुट बढ़ा दी। उस आउटपुट को पूरा वो अपने करंट वर्कर्स के साथ नहीं कर पा रहे थे, उनको ज्यादा लोग हायर करने की जरूरत थी क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो उनको आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए लोग हायर करने पड़े। जैसे ही लोग हायर करने पड़े तो इसका मार्केट में हमारी इकोनॉमी में क्या असर हुआ, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। तो फिलिप्स का बेसिकली यही बताता है कि जब जब आप लोग की इन्फ्लेशन आता है, आप लोग की इकोनॉमी यानी कि प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, उसकी वजह से इवेंचुअली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं आके कम हो जाती है। लेकिन अगर एक लेवल ऐसा है कि आपकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाए, यानी कि जो सेलर है, बेसिकली सर्विस शूज बनाने वाला, उसको उसकी जो चीज है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस सही नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा, जितने वर्कर्स है उन सबको फारिग कर देगा। वो कहेगा मेरी मार्केट में चीज तो सेल हो नहीं रही, प्राइस तो मुझे इसकी इतनी मिल रही नहीं, 100 रुपए का जूता मेरा 50 रुपए में सेल आउट हो रहा है, तो मैं आप लोग की सैलरीज कहाँ से दूंगा। वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन रेट कम होने की वजह से, यानी कि प्राइसेस कम होने की वजह से अपने कुछ लोगों को फारिग कर देगा। इट मीन्स कि जब जब प्राइस कम होगी, प्रोड्यूसर्स की जेब से पैसा कम होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है लोगों को एम्प्लॉयड करने का। ये था हमारा फिलिप्स का कि जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, और यही सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान में यही कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन को बढ़ा दो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अब पाकिस्तान में किस नजरिए से चल रही है, मैं आप लोगों को एक दफा इसके बारे में भी बता दूँ। हमारे यहाँ लोगों का सोचना ये है कि अगर इन्फ्लेशन आ जाएगा तो आप लोग को अपना घर का चूल्हा तो चलाना ही है, आपको रोजी रोटी तो अपनी करनी है। अब इन्फ्लेशन की वजह से कहाँ 6 लोग आराम से एक एक रोटी खा रहे थे पहले, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से 6 की बजाय अब आपके घर में 5 रोटियां पकती है। आपके घर में कुछ ऐसे बच्चे मौजूद थे जो कि अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, आपके फादर्स, आपके बड़े भाई ऑलरेडी जॉब में थे, बिजनेसेस में थे, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से अब आपने घर की रोटी चलाने की वजह से, अपने घर का लिविंग स्टैंडर्ड एक मेंटेन करने की वजह से, जो लोग सिर्फ पढ़ रहे थे उनको भी अपने बाप के साथ जाके बिजनेस में पार्टनर बनना पड़ा, ठीक है, उनको भी अपने बिजनेस में हाथ बढ़ाना पड़ा। वहां से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन ने उन लोगों को भी काम पर लगा दिया जो लोग काम करना नहीं चाहते थे। एक मजदूर का घर है, वो मजदूरी करके आता है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वो सेविंग्स नहीं कर पा रहा, अब उसको अपने बच्चों को भी काम पे लगाना पड़ेगा। हो सकता है उसका एक 17 साल का बेटा हो, क्योंकि वो लेबर चाइल्ड लेबर में तो नहीं आता 17 साल का बच्चा, तो वो क्या करेगा, उसको भी काम पर लगा देगा, बजाय ये कि उसको कोई और स्किल सेट सिखाता, उसको किसी और तरफ को लेके जाता, उसको एम्प्लॉयड कर देगा। तो हमारा ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स कहेगा कि भाई जो एक घर में एक इंसान कमा रहा था, अब एक घर में 4 इंसान कमा रहे हैं। एक और मिसाल दे देती हूँ मैं आपको, आप एक स्कूल में नौकरी करने जाते हैं, ठीक है, वो स्कूल कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सैलरी दूंगा 10,000, सुबह 9 बजे से लेके शाम 3 बजे तक आपको काम करना पड़े, दोपहर 3 बजे तक काम करना पड़ेगा और सिर्फ आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। आप चाहोगे करना? ऑफकोर्स आप नहीं चाहोगे। आप क्यों 10,000 रुपए के ऊपर 9 से लेके 3 बजे तक करते रहो और इतना हेक्टिक, इतना वर्कलोड आप क्यों चाहोगे? लेकिन जब इन्फ्लेशन आया, आप घर जाके अनएम्प्लॉयड होके बैठ गए हो, लेकिन जब इन्फ्लेशन आया ना, तो
आपको घर से बाहर निकलना पड़ा, आपको कहना पड़ा कि मैं 10,000 रुपए के ऊपर भी काम कर लूंगा, क्योंकि इस टाइम मेरे घर में पैसों की जरूरत है, इस टाइम मेरे घर में चूल्हा जलाने की जरूरत है। तो हुकूमत की नजर में वो क्या हुआ, आपकी नजर में वो एक मिजरी है, ठीक है, आपकी नजर में वो एक प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा और 10,000 रुपए जैसी छोटी सी सैलरी के लिए हाँ कहनी पड़ी अपनी अच्छे खासे स्किल सेट को, जिसकी कहीं मार्केट में 40,000 या 50,000 उसकी वैल्यू होगी, वो आपको 10,000 में सेल आउट करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को इन्फ्लेशन को फेस करना है। इन्फ्लेशन क्योंकि हुकूमत ने लगा दिया, वो आप लोगों को फेस करना है। अब हुकूमत इसको खुश होकर कैसे देखती है, अलमिया है एक बुरा अलमिया, लेकिन ये एक शॉर्ट रन है, एक ये शॉर्ट रन फेज है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ, हुकूमत इसको ऐसे देखती है कि भाई जैसे ही हमने इन्फ्लेशन का बटन दबाया, लोग अपने घरों से बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो भी बाहर आके मार्केट में एम्प्लॉयड बन गए। अब उनकी इकोनॉमी में जहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोगों का जो वो रेशो दिखाया जा रहा था कि 50 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, बाकी 40 के लोग एम्प्लॉयड हो गए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो जो 40 लोग एम्प्लॉयड हुए हैं कीमतों के बढ़ने की वजह से, वो 10,000 की नौकरियां कर रहे हैं, ना कि 20-25,000 की नौकरियों पे लगे हुए हैं। तो ये शॉर्ट रन फ्लिपकार्ट का अलमी है। आगे बात करते हैं कि अब ये तो हो गया एक छोटी सी केस स्टडी। अब सेकंड टॉपिक जो आपका रिलेट करता है फ्लिपकार्ट को, आगे लेके बढ़ते हैं इसके अंदर शिफ्ट्स का। शिफ्ट्स बेसिकली फ्लिपकार्ट में देखी जाती है एक्सपेक्टेशन से। जब एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ती है ना किसी चीज को लेके, तो आप अपनी डिमांड को, अपनी चीजों को आगे लेके चलते हो। सबसे पहले इसका एक पस मंजर इसका दिखाती चलो मैं आपको कि 1968 में क्या हुआ था कि मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड था, वो जो आपके इकोनॉमिस्ट, बेसिकली हमारे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ट्रेड ऑफ वाज टेम्परेरी। अब ये देखिए, मैंने बात की कि फ्लिपकार्ट की डेफिनेशन के साथ लफ्ज इस्तेमाल किया गया शॉर्ट रन का। वो शॉर्ट रन इसलिए इस्तेमाल किया गया कि 1968 में 60 में तो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया गया कि शॉर्ट रन है। 1968 में उसको पर्टिकुलरली बता दिया गया कि भाई ये जो आप ट्रेड ऑफ कर रहे हो ना, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट इसका काम नहीं चल सकता। परमानेंटली एक अच्छा खासा एमफिल बंदा 10,000 रुपए के ऊपर काम नहीं कर सकता। ये ना तो आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, ना उसके अपने हालात के लिए बेहतर है, ना उसकी अपनी गुडविल के लिए बेहतर है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है, जो कि ये कारोबार चला रहे हैं, वो मोनोपोलिस्ट बन जाएंगे, वो हुकूमत करना शुरू हो जाएंगे, वो एक इंसान के ऊपर 10,000 के ऊपर इतना सारा वर्कलोड डाल देंगे। तो ये सिचुएशन, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दैट वाज अ टेम्परेरी। तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से रखा गया ये देखते हैं। उन्होंने कहा कि नेचुरल रेट हाइपोथेसिस को क्रिएट किया। बेसिकली नेचुरल रेट हाइपोथेसिस था क्या, उन्होंने ये क्लेम किया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में रिटर्न हो जाएगी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन रेट। उन्होंने कहा कि आप इन्फ्लेशन मत बढ़ाओ, अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। एक लेवल आएगा कि आपकी कंट्री में सबको जॉब्स मिलना शुरू हो जाएगी। जब लोग आहिस्ता आहिस्ता स्किल सीखेंगे, आज आज हमारे घर में एक बच्चा स्किल सीखता है ना, तो अपने 3 बहन भाइयों को वो सिखाता है। इट मीन्स कि एक घर में स्किल आप प्रोवाइड करेंगे तो वो 4 लोगों में मल्टीप्लाई होगी। जब वो स्किल मल्टीप्लाई होगी तो एक बच्चा जब नौकरी की उम्र को पहुंचेगा, वो ऑटोमेटिकली उन स्किल को इस्तेमाल करते हुए वो एम्प्लॉयड हो जाएगा। यानी कि नेचुरली हमारा एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा नेचुरली। जब आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ आओगे, जब आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स की तरफ आओगे, जब आप लोग लोगों को सिक्योरिटी दोगे, उनको कोई एक सोशल बेनिफिट दे दोगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दोगे, कुछ इस तरीके से आप लोग का अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरली कंट्रोल हो सकता है। फिर उसने कहा कि बेस्ड ऑन क्लासिकल डिक्टोनमी एंड द वर्टिकल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे उसने उसको फिलिप्स कर्व के कंसेप्ट के साथ जोड़ दिया। उसने कहा कि इन द लॉन्ग रन हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, मैं आपको उसके एक डायग्राम बना के दिखाया, तो कुछ इस तरीके से 1968 में फिलिप्स कर्व में जब शिफ्ट दिखाने की बात है, तो उन्होंने कहा कि टेम्परेरी ट्रेड ऑफ है, लॉन्ग रन में आपको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट एक फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल के ऊपर आके आपका इन्फ्लेशन अगर बढ़ता गया तो लोग अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे। यानी कि आपका लॉन्ग रन में आपका अनएम्प्लॉयमेंट का वो जो जो आप लोग का ये कर्व है वो आगे से आगे शिफ्ट करता जाएगा, बजाय ये कि वो पीछे की तरफ आए। तो ये जो आपका लॉन्ग रन कर्व है, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले वक्तों में ये सिर्फ शिफ्ट करेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि ये इधर से पीछे की तरफ नहीं आएगा, ये इस तरफ को शिफ्ट कर जाएगा, फिर ये इससे आगे शिफ्ट कर जाएगा, फिर इससे और आगे शिफ्ट करता जाएगा। शिफ्ट से मुराद है राइट वर्ड के कि अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करती हूँ मैं इसकी
कि ये तो हमें पता है कि फास्टर मनी ग्रोथ कॉजेज द फास्टर इन्फ्लेशन। ये अगेन से मैं एक दफा रिपीट कर दूं कि जब आप लोगों का सेंट्रल बैंक मनी ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करने की तरफ आ जाता है ना, तो वे इवेंचुअली उसको सर्कुलेशन में डालने के लिए लोगों की इनकम बढ़ाते हैं। लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपनी चीजों की प्राइसेस को हाई कर देते हैं। वो हाई प्राइसेस लोग फेस करते हैं, तो इट मीन्स कि आप जितनी मनी बढ़ाएंगे उससे आपको इन्फ्लेशन की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक लेवल था, इस लेवल के ऊपर और एक ये वाला इन्फ्लेशन रेट आप लोग का देखा जा सकता है। अगली बात करती हूँ कि द फिलिप्स कर्व सीम्स टू ऑफर पॉलिसी मेकर्स वन सेकंड, हाँ जी, अ मेन्यू ऑफ पॉसिबल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आउटकम। अब ये जो फिलिप्स कर्व है ना, ये पॉलिसी मेकर्स की कैसे हेल्प करता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, एक अगर वो टेम्परेरी है लेकिन वो फिर भी हेल्प करता है, तो किस किस्म की हेल्प करता है। सबसे पहले तो देखें द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में क्या होता है। In 1960, Friedman and Phillips concluded that the inflation and unemployment are unrelated in the long run. हमें पता लग गया लॉन्ग रन में तो ये बिल्कुल अनरिलेटेड है। As a result, the long run fiscal जो आपका फिलिप्स कर्व है is vertical at the natural rate of unemployment. याद रहे ये वर्टिकल क्यों है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर वर्टिकल नहीं है। दिस इज वर्टिकल जस्ट ड्यू टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओनली इन द लॉन्ग रन। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कुड बी इफेक्टिव इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन। उन्होंने कहा कि शॉर्ट रन इज अ टेम्परेरी, बट लॉन्ग रन में क्या है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आके आपका जो फिलिप्स कर्व है वर्टिकल हो जाता है। और ये भी कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर कंट्रोल करना है आपने अपने फिलिप्स कर्व को, मॉनेटरी सिचुएशन को, यानी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को, तो आपके लिए शॉर्ट रन इफेक्टिव रोल है, लेकिन लॉन्ग रन में ये आप लोगों का फिलिप्स कर्व यानी कि इन्फ्लेशन ले लो या अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, इन दोनों में से एक सिचुएशन को ले लो, ये आपका लॉन्ग रन में आपका फेवरेबल आपके लिए नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं, ये कुछ एविडेंस है जो कि 60 से है, पीसी स्लॉप्स डाउनवर्ड उन्होंने कहा था, जबकि थ्योरी ने कहा था कि पीसी जो है वो वर्टिकल है, ठीक है, इन द लॉन्ग रन। और इन दोनों गैप्स को आपस में ब्रिज करने के लिए एक एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बारे में बात करनी है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बेसिकली ऐसा मई होता है जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ आने वाले सालों में हमें इतनी इसकी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के थ्रू इन सब कुछ चीजों को इकट्ठा करते हुए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो और एक्चुअली में है, उसके साथ इन तीनों फिगर्स के साथ आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकाल सकते हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बेसिकली ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आप लोगों को कंसीडर करना है कि हमारे लिए जब हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता लगा लेते हैं, एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या चल रहा है वो, और एक एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हम पता लगा लेते हैं, तो इसकी मदद से हमें पता लग जाता है हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक तो इसकी बात होगी। अगेन एक चीज रिपीट कर दूं कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि फेड जो होती है आपके अनएम्प्लॉयमेंट, ये यू रेट से मुराद है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका नेचुरल रेट से बिलो होता है बाय मेकिंग द इन्फ्लेशन ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड। लेकिन लॉन्ग रन में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो रियलिटी बन जाती है और आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो वापस नेचुरल रेट की तरफ आना शुरू हो जाता है। फेड ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आप नेचुरल रेट से कम कर सकते हो शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दोबारा से नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ आना शुरू होता है। इसका मतलब क्या था, ये मैं जरा इसकी एक केस स्टडी से आप लोग को समझाती हूँ। ये छोटी सी फिगर्स है, ये समझिएगा जरा। लेट्स से आपकी इकोनॉमी में इनिशियली आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और एक्चुअल इन्फ्लेशन वाज 3%, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो आपका 6% था। अब यहाँ पे मैं उसको प्लॉट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से प्लॉट करूंगी, ये आपका लॉन्ग रन का एग्रीगेट सप्लाई कप और ये आपका छोटा सा पीसी कप जो कि डाउनवर्ड स्लोप है। इनिशियली मैंने क्या बताया, जो इन्फ्लेशन है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन या आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन वो 3% और नेचुरल रेट आपका 6% है। ये मैंने कर दिया, ठीक है, अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंग, अपनी फिगर्स के अकॉर्डिंग। आगे की बात करते हैं। अगर फेड यानी कि फेड बेसिकली क्या है, यूएसए का सेंट्रल बैंक, ये आपका भी सेंट्रल बैंक हो सकता है। जैसे आपका सेंट्रल बैंक क्या है आप लोगों का, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा सेंट्रल बैंक है। यहाँ पे फेड का बार बार जिक्र इसलिए आता है क्योंकि आपको उनकी इकोनॉमी के केस स्टडीज पढ़ाई जाती है, इसलिए बार बार फेड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अलबत्ता फेड से मुराद सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ने अचानक से 2% इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। ये क्या हुआ, यहाँ पे 2% रेट बढ़ा दिया। 2% रेट से बढ़ने से क्या मुराद है, 3% से आपकी बात पहुंच गई 5% पर। जैसे ही 5% पे आपका यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ पे आके हमें एक पॉइंट मिला, इससे आगे तो नहीं गया ना, यहाँ पे आके हमें एक पॉइंट मिला। ये 4% कहाँ से, हमें कैसे पता लगा यहाँ पे 4% है, हमें ऐसे पता लगा कि हमने इस वाले पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भाई आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट करता है। ये आपका पीसी कर्व
राइट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। जैसे ही वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये येलो कलर का। इसने बताया कि आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 5% तक बढ़ सकता है, और आपके पीसी कर्व को शिफ्ट कर रहा है अपवर्ड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आपका नेचुरल रेट यानी कि कहाँ 4% था, लेकिन इन द लॉन्ग रन, ये शॉर्ट रन में था, याद रहे, मैं एक बार दोबारा बताती चलूं कि शॉर्ट रन में ये 5-4 वाली सिचुएशन थी, लेकिन लॉन्ग रन में 5 भी रहा और उसके साथ साथ क्या आ गई सिचुएशन, 6 की भी आ गई। यानी कि इन द लॉन्ग रन ये आपके 5% ने आपके 6% को कनेक्ट कर दिया बाय कनेक्टिंग दीज टू रॉड्स। ठीक है जी, आपके लॉन्ग रन को उसने इन द लॉन्ग रन आपके लॉन्ग रन के साथ जैसे ही वो इंटरसेक्ट किया, उसने अपने ही एक इवेंचुअल रेट के ऊपर अपना नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उसको कंसिडर करवा दिया। फर्दर अब हमारा ब्रेकडाउन कब हुआ था, ये तो फिलिप्स कर्व की पिछली कहानी थी ना कि फिलिप्स कर्व ने इस तरीके से वर्क किया, लेकिन एक मूवमेंट ऐसा आया कि फिलिप्स कर्व ब्रेकडाउन हो गया। फिलिप्स कर्व वाज नो लॉन्गर एन इफेक्टिव मेजर। कैसे, उसकी छोटी सी केस स्टडी आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम में देखिए, 1961 से लेके 1968 तक आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा था। ऐसे ही है ना, यहाँ पे ये देखिए, इन्फ्लेशन अगर 4% है तो अनएम्प्लॉयमेंट 4% है। इन्फ्लेशन अगर कम है तो आपका ये इससे इसके आसपास है। इन्फ्लेशन और कम है तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ऐसे आगे जाता जा रहा है 1961 से लेके 68 तक। लेकिन ये ब्रेकडाउन कब होना शुरू हुआ, जब बात आई इस तरीके से, यानी कि 1968 के बाद थोड़ा सा अपवर्ड गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन बढ़ता गया और ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता गया। यहाँ पे इन्फ्लेशन 4 पे था तो अनएम्प्लॉयमेंट 4 पे थी। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट 6 पे आई, इन्फ्लेशन रेट को पीछे आना चाहिए था, यानी कि 6 पे है तो इसको यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये आगे जाता गया, आगे जाता 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 दोबारा से ये लूप में आ गया, यानी कि 1971 तक आगे गया, 72 तक थोड़ा पीछे आया, फिर 1970 में वहीं पर आ गया जहाँ पे 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आके फ्रीडमैन और फिलिप्स की एक्सप्लेनेशन जो कि थी एक्सपेक्टेशंस कि हमारा इन्फ्लेशन रेट हमारे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को वापस लेके आएगा, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। दैट कैचअप द विद द रियलिटी कि 1973 में जो चीज बनी थी वो 1970 में जो चीज आपकी 1970 तक वो चीज आपकी 1973 में आके वो कंप्लीटली हो गई। यानी कि 1970s में जो आपको सिचुएशन देखने को मिली 1971, 72 और 73 में आके दोबारा से आपको उस सिचुएशन की तरफ लौटना पड़ा, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आपको लौटना पड़ा। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक जो कि आपके पेज नंबर 489 से लेके 500 तक है। आई होप सो आप लोग को कुछ थोड़ी